जय हिंद साथियों, मैं जयशंकर झा आज आप सबों के लिए क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का कुछ प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए 10th के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इकोनॉमिक्स सेक्शन से कुछ प्रश्न उत्तर अभी करवा रहा हूँ। आगे बहुत सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर होगा। तो इकोनॉमिक्स सेक्शन से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए, जब हम कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्राप्त परिणाम प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। इसे औसत आय भी कह सकते हैं। सिंपल सा बात है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो टोटल इनकम ऑफ नेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। यानी कि राष्ट्र में जितने भी स्रोत से आय है, सभी आय को जोड़ने के बाद उसको नंबर ऑफ पीपल से भाग दिया जाता है। तो जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसको हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय 2 करोड़ है और जनसंख्या 1 करोड़ है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा? 2 करोड़ भागा 1 यानी कि 2। तो राष्ट्रीय आय निकालने का अगर फॉर्मूला होगा तो क्या लिखेंगे? प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या, यानी कि 2 करोड़ भागा 1 करोड़ बराबर 2 रुपया प्रति व्यक्ति का आय हो गया। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय 2 रुपया होगा। बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना तथा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर है। तो इतना आप अगर एक प्रश्न में उत्तर लिख देते हैं तो 5 नंबर में भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अगर यही 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आप इतना लिख देंगे तो काफी होगा। जब हम कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्राप्त परिणाम प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय भी कहा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय भागा देश की कुल जनसंख्या। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप प्रति व्यक्ति आय समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय वर्ष भर में आर्थिक गतिविधियों से किसी देश को अर्जित आय की कुल मात्रा होती है। इसके अंतर्गत देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय समझ गए होंगे। राष्ट्रीय आय एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय वर्ष भर में आर्थिक गतिविधियों से किसी देश को अर्जित आय की कुल मात्रा होती है। राष्ट्रीय आय पूरे देश में जितने भी आर्थिक गतिविधियों से अर्जन होता है, चाहे वो कोई भी गतिविधि हो, उससे जो आय अर्जित होता है उसका जो टोटल अमाउंट होता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं जैसे मजदूरी, ब्याज, किराया, मुनाफा आदि को शामिल किया जाता है। अगर दूसरे शब्द में हम कहें तो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों प्रश्न, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। और आगे देखते हैं और कौन कौन क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का आपको कोई परेशानी हो किसी भी पुस्तक पे, किसी भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। उस टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट अपलोड करके आप लोगों को मदद पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। अब तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होता है? यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है वो कौन सी संस्था करता है? तो इसका जो आंसर होगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। भारत सरकार ने इस गणना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल की है जिनके बदले भुगतान होता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है? तो
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न, गरीबी को परिभाषित करें। जब किसी व्यक्ति को न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र तथा आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, गरीबी कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का जो बेसिक नीड होता है, जो कि पहली जरूरत होता है, वो होता है भोजन, वस्त्र और आवास। तो जब किसी भी व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और आवास सही से नहीं मिल पाता है तो हम बोल सकते हैं जो गरीबी की मार झेल रहा है वो गरीब है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगुलर ने गरीबी को दुष्चक्र के रूप में परिभाषित किए हैं। उनके अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं कि आप गरीब हैं, और गरीब इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है तो इसे हम गरीबी कहते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी प्रथम नीड यानी कि भोजन, क्योंकि भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, पहला नीड हो गया। दूसरा नीड हो गया वस्त्र, और जब भोजन और वस्त्र जब मिलने लगता है तो आदमी का तीसरा जो नीड होता है वो होता है आवास का। तो अगर तीनों चीज की मार से अगर कोई व्यक्ति झेल रहा है तो उसे हम निश्चित रूप से गरीब कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, यानी कि डाटा कलेक्शन में बहुत सारा कठिनाई होता है। दोहरी गणना की संभावना, मूल्य मापने में कठिनाई। अब देखिए आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई क्या होता है। तो आंकड़े को शुद्धता पूर्वक एकत्र करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस देश जितना पिछड़ा होता है समस्या उतनी ही अधिक होती है। यानी कि आंकड़ों को एकत्र करने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोहरे गणना की संभावना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक ही आय को दोबारा गणना करना पड़ सकता है। जैसे कोई व्यक्ति 25,000 प्रति माह कमाते हैं और नौकर को 4,000 दे देते हैं, तो यहाँ पर आय की गणना 2 बार करना पड़ सकता है। एक बार तो आपका इनकम 25,000 में शामिल कर लिया गया, फिर आप 4,000 रुपये नौकर को दे दिए तो उनके भी आय में गणना करना पड़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि दोहरा गणना की संभावना हमेशा बना रहता है। तीसरा है मूल्य मापन में कठिनाई। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे वस्तुओं भी शामिल हैं जिनका विनिमय मुद्रा के रूप में नहीं होता था। कुछ ऐसी वस्तुएं जिनसे उत्पादक स्वयं उपभोग कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में मूल्य मापने में कठिनाई होती है। देखिए किसी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी वस्तुएं भी शामिल है जिनका विनिमय मतलब होता है खरीद बिक्री, मुद्रा के रूप में नहीं होता है। विनिमय का जो साधन होता है, अभी मुद्रा से खरीद बिक्री होता है, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो विनिमय में उनका जो है मुद्रा में नहीं हो पाता है। और कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जिसका उत्पादक खुद उपयोग में ला लेते हैं। तो इस परिस्थिति में मूल्य की गणना में बहुत ज्यादा परेशानी होता है। ये था राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। तो आय का गरीबी के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। आय का गरीबी के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। प्रश्न है जो आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। तो आय का गरीबी के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। देखते हैं आइए उत्तर। आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि किसी व्यक्ति की आय कम होगी तो वह व्यक्ति उतनी ही अधिक गरीब होगी। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। अगर कोई व्यक्ति कम कमा रहा है, उनका आय कम है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति गरीब होगा। यदि व्यक्ति की कुल राष्ट्रीय औसत, यदि किसी व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत आय के 60% से कम हो जाती है तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। यदि व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत आय के 60% से कम हो जाती है तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। मान लें उदाहरण के लिए, अगर राष्ट्रीय आय 100 है, राष्ट्रीय आय कितना है 100, तो किसी भी व्यक्ति का अगर राष्ट्रीय औसत आय 100 है और किसी व्यक्ति का औसत आय 60% से कम हो जाता है, यानी कि 60% यानी कि 60, किसी का औसत आय 50 रुपया है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति गरीब है। क्योंकि
गरीब और राष्ट्रीय औसत आय जो होगा उससे अगर 60% से ऊपर कोई कमा रहा है तो हम उसको गरीब नहीं कहेंगे, लेकिन 60% से नीचे अगर कोई आय कमा रहा है तो उसको हम गरीब कह सकते हैं। आय में कमी होने पर जीवन स्तर में आय में कमी होने पर जीवन स्तर में गिरावट के साथ साथ पूंजी निर्माण की दर भी घट जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। अगला प्रश्न है, आय और उपभोग में क्या अंतर है? तो आर्थिक प्रयत्नों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं, जबकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोग धन उपभोग कहलाता है। आर्थिक प्रयत्नों द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं। कोई भी मनुष्य का जो एक्टिविटी होता है, क्रियाकलाप होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्थिक, दूसरा होता है अनार्थिक। जिसमें धन का उपार्जन होता है उसे हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं, और जिसमें धन का उपार्जन नहीं होता उसे अनार्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। तो आर्थिक प्रयत्नों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं, जबकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोग धन उपभोग कहलाता है। आय से वस्तु की उपयोगिता नष्ट नहीं होती है, आय से वस्तु की उपयोगिता नष्ट नहीं होती है, जबकि उपभोग से वस्तु की उपयोगिता नष्ट होती है। आय अर्जन में प्रत्यक्ष संतोष नहीं मिलता है, आय अर्जन में प्रत्यक्ष संतोष नहीं मिलता है और उपभोग से प्रत्यक्ष संतोष मिलता है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का विस्तारित रूप जो कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो पहला है WTO। WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है PCA। PCA का पूरा नाम होता है पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इसका हिंदी हो गया विश्व व्यापारिक संगठन। WTO विश्व व्यापारिक संगठन। तीसरा है NSSO। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगला है CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है NNP। तो NNP का जो पूरा नाम होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। NI नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। अगला है RBI। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस सकल राष्ट्रीय उत्पाद। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। NABARD जिसे नाबार्ड कहा जाता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, राष्ट्रीय कृषि बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जितने भी इसमें दिया गया है फुल फॉर्म वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। तो ये रहा आज के इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और 10th में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए इस चैनल पर बने रहना काफ़ी फायदेमंद है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा दी गई किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। धन्यवाद।